ड्रामा की शुरुआत शाओ से होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। वो हमें बता रही होती है कि आज उसकी शादी की 3rd एनिवर्सरी है। आज से 3 साल पहले शाओ लू से मिली थी, जो कि हमारा मेल लीड है। उसके ग्रैंडपा ने शाओ से उसकी शादी करवा दी थी क्योंकि वो उनकी फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर थी। शाओ तो लू को देखते के साथ ही उसे पसंद करने लग गई थी और फिर शादी के बाद उसका ख्याल रखने लग गई थी और उसकी पसंद नापसंद की सारी चीजों को नोटिस करने लग गई थी। पर 3 सालों में उसके लिए इतना कुछ करने के बाद भी लू उसे कभी लाइक कर ही नहीं पाया, क्योंकि वो तो बस इतना समझता है कि उसने पैसों के लिए उससे शादी करी है। फ्लैशबैक खत्म होता है और लू यहाँ सभी के सामने किसी शिन नाम की लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। ये देखने के बाद शाओ को बहुत बुरा लगता है। तभी लू उसके पास आता है और कहता है कि तुम बेचारी बनने का नाटक क्या कर रही हो? वैसे भी तुमने बस मुझसे पैसों के लिए शादी की है, तो ये सारे झूठे आंसू मुझे मत दिखाओ और तुम्हारे पास कोई हक नहीं कि तुम मुझसे पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ऐसा कहकर वो चला जाता है और शाओ की बात भी नहीं सुनता कि उसने कोई पैसों के लालच में उससे शादी नहीं करी। फिर लू, जिस लड़की शिन का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर रहा था, वो और उसकी फ्रेंड मिलकर शाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो तो बस लू की नाम की वाइफ है और लू तो शिन को पसंद करता है, तुम्हें नहीं, और आज तो तुम्हें दिख भी गया होगा। शाओ ये सब सुनकर बहुत ही अपसेट होती है, पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है कि वो शिन को पसंद नहीं करता है। एक्चुअली शिन की जो फैमिली है वो पैसे और बिजनेस डील के लिए उसके पीछे पड़ी हुई है, तो ये बस उनको दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहा था। लू का फ्रेंड उसे समझाने लगता है कि अगर तू शिन को पसंद नहीं करता और ये सब बस तेरा ड्रामा था, तो तुझे सिस्टर इन लॉ को तो एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आज वो पक्का सैड हो चुकी होगी। पर लू को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो भी उसके साथ बस पैसों के लिए है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ और लू दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, तो लू को ब्रेड और मिल्क पीना पसंद नहीं आता और वो कहता है कि तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए नूडल्स बनाती हो और मैं वही खाता हूँ। पर शाओ उसे कुछ जवाब न देते हुए मेड आंटी से कहने लगती है कि मेरा खाकर हो गया है और मैं काम पर जा रही हूँ। तभी वो गुस्से में चिल्लाता है कि कल रात क्या मैंने कुछ गलत बोला जो तुम गुस्सा हो रही हो? शाओ कहती है कि तुमने कहा था ना कि मेरे पास कोई हक नहीं कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, तो आखिर मेरे पास ये भी तो हक नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूं। तभी मेड आंटी बात को संभालते हुए कहने लगती हैं कि बॉस, मैडम का ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो तो बस अभी कल रात की वजह से नाराज हैं। तो लू कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को अपना इनोसेंट रूप दिखाकर मुझसे फोर्सली शादी करी है, वो भी अपनी मर्जी से, और मेरी मर्जी इसमें नहीं थी, तो फिर आखिर इसमें मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो एक काम करो, डिवोर्स के लिए फाइल कर दो। तब शाओ तुरंत ही डिसीजन लेकर उसे कह देती है कि ठीक है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ और कल ही तुम डिवोर्स पेपर फाइल करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर पहुंच जाना। ये सुनते ही लू शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आता कि वो इतनी जल्दी डिवोर्स के लिए मान जाएगी। फिर शाओ तो यहाँ से सीधा काम का बोलकर अपने होटल पहुंचती है। यहाँ पर मैनेजर उसे बताने लगता है कि होटल में फाइट हो गई है। शाओ कहती है कि मैनेजर, क्या अब ये छोटे छोटे इश्यूज भी मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे? इतना तो तुम खुद कर ही सकते हो। तो मैनेजर बताता है कि एक्चुअली में जिसने फाइट करी है वो कोई और नहीं बल्कि आपके हस्बैंड की बहन मिस सूजी है। तो फिर शाओ तुरंत ही पार्टी में जाती है जहां पर सूजी ने एक बंदे को मारा होता है। शाओ सोच रही होती है कि इन 3 सालों में इसने कभी मुझे सिस्टर इन लॉ की तरह ट्रीट नहीं किया और हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है ताकि मैं इसके लिए सॉल्व करूं। इसे क्या लग रहा है कि मैं अभी भी करूंगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ लू की बहन सूजी को अभी भी लग रहा होता है कि शाओ उनकी डॉग है और वो उसके लिए सारा काम करेगी। तो वो कह रही होती है कि बताओ, मैंने तो अब फाइटिंग कर ली है, अब तुम इस चीज को कैसे हैंडल करोगी? तो फिर शाओ भी कह देती है कि मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ होटल में फाइटिंग करना अलाउड नहीं है, तो पुलिस यहाँ पर आती ही होगी, अब तुम उन्हें जवाब देना। यह सुनकर सूजी शॉक हो जाती है कि तुमने पुलिस को बुलाया है। वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं मॉम को बता दूंगी ना तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। फिर भी यहाँ पर शाओ को फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपना काम करने। तो सूजी कहती है कि अगर तुमने सच में यहाँ पुलिस बुलाई होगी ना तो मैं अपने भाई को बता दूंगी और वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। तो शाओ कहती है कि जाओ, बोलना है तो बोल दो, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। सूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल करके बता देती है कि मॉम, उस शाओ की इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने मेरे लिए पुलिस बुलाई है। तो फिर उसकी मॉम भी बहुत ही गुस्सा होती हैं और कहती हैं कि रुको, मैं अभी उस लड़की को यहाँ बुलाकर उसे सबक सिखाती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में होता है, पर उसे शाओ की बातें याद आ रही होती हैं जो आज उसने सुबह उसे बोली थी कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तभी इतने में इसका फ्रेंड आता है और पूछता है कि क्या हुआ, सिस्टर इन लॉ तो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हैं। तो लू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो आखिर मेरी वाइफ की पोजीशन ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगी, पैसों के लिए तो उसने मुझसे शादी करी थी, तो ये सब बस उसका नाटक है। तभी इतने में असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि बॉस, आपकी वाइफ को आपकी मॉम के गार्ड्स लेकर गए हैं।
क्योंकि आपकी मॉम उनसे मिलना चाहती हैं। यह सुनकर फिर लू यहाँ परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी मॉम अब करना क्या चाहती हैं। फिर हम यहाँ घर पर देखते हैं कि लू की मॉम सभी मेड्स और सर्वेंट्स को बुलाकर यहाँ पर शाओ की बेइज्जती कर रही होती हैं और उसे कह रही होती हैं कि तुम हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो तुम्हें हमारी फैमिली के रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा, और अगर तुम रूल्स तोड़ती हो तो मैं हूं ना, मैं तुम्हें डिसिप्लिन करूंगी। शाओ समझ रही होती है कि ये यहाँ सभी के सामने बस मेरी बेइज्जती करना चाहती हैं। फिर वो कहती है कि आपने अपनी बेटी को ठीक से एजुकेट नहीं किया है और वो बाहर जाकर कुछ भी गलत कर रही है, तो मैं बस उसे सिखा रही थी। तो लू की मॉम कहने लगती है कि मेरी बेटी को मैं खुद एजुकेट कर लूंगी, लेकिन डॉटर इन लॉ होने के नाते जो तुमने रूल्स तोड़े हैं उसके लिए बताओ अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। फिर यहाँ पर सर्वेंट शाओ को पकड़ लेते हैं और उसे जाकर एक रूम में लेकर आते हैं, और फिर लू की मॉम यहाँ पर आकर शाओ पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हें पता है तुमने सूजी को बुली किया है, और सूजी का जो बड़ा भाई था लिश, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उसकी फेवरेट सिस्टर थी, इसलिए अब उसे लिश के सामने माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उसने ये वाला रूल तोड़ा है। शाओ कहने लगती है कि मॉम, एल्डर्स ब्रदर को गए हुए 3 साल हो गए, तो मैं आखिर क्या ही उनसे माफी मांगू, आप प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। वो यहाँ बहुत डर रही होती है, पर इसकी मदर इन लॉ फिर भी नहीं मानती और कहती है कि जब तक तुम माफी नहीं मांग लेती तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा, और फिर वो सर्वेंट से रस्सी मंगवाकर शाओ को इस अंधेरे वाले रूम में बंधवा देती है। पर फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ शाओ को ढूंढते हुए पहुंच जाता है, और जैसे ही वो उसे उठाने लगता है तो शाओ डर जाती है कि यहाँ पे कौन आया हुआ है। तभी वो कहता है कि डरो मत, मैं हूँ, और फिर वो तुरंत ही उसकी रस्सी खोलकर उसे यहाँ से उठाकर सीधा अपने रूम में लेकर जाता है और कहता है कि तुम आखिर इतनी नाजुक हो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे थी कि तुमने मुझसे शादी करी थी। तभी शाओ उससे दूर होती है और कहती है कि मिस्टर लू, आप मुझसे डिवोर्स ले लो, और फिर वो बेहोश हो जाती है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं लू की मॉम और उसकी बहन आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि मॉम, अब तो भाई को पता लग गया है कि हमने सिस्टर इन लॉ को सजा दिलाने के लिए रूम में लॉक कर दिया था, तो अब वो कुछ बोलेंगे तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे बड़े भाई की मौत नहीं हुई होती तो आज यहाँ उसके डिसीजन नहीं चल रहे होते, तुम डरो मत, वो कुछ नहीं कर सकता है, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तभी इतने में लू और शाओ यहाँ पर पहुँच जाते हैं और शाओ लू की साइड लेते हुए उसकी मॉम से कहने लगती है कि आपके बड़े बेटे की मौत के बाद आप सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन अपने बेटे लू पर कैसे निकाल सकती हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि 3 साल पहले जब आपके बड़े बेटे की मौत हो गई तो उसके बाद सारी चीजें लू ही हैंडल कर रहा है, या फिर आप ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि लू के जो डैड थे उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, तो सारा बदला आप लू से निकाल रही हैं। ऐसा बोलकर शाओ बैठ जाती है और लू काफी शॉक होता है कि इसने मेरी साइड ली। फिर लू कहता है कि मॉम, कल रात आपने जो शाओ को उस अंधेरे रूम में बंद किया था, इसके लिए आप क्या एक्सप्लेन करोगी। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, बस इसे पनिशमेंट ही तो दी है। तो फिर लू कहता है ठीक है, फिर उस अंधेरे रूम में मैं आपको भी बंद कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि आपको भी डर लगता है कि नहीं, तब आपको पता लगेगा कि आप उसमें गिल्टी हो कि नहीं। तो उसकी मॉम कहती हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रहे हो। तो फिर लू कहता है कि मॉम, मुझे तो लगता है कि आप पागल हो गई हैं, लगता है बड़े भाई के जाने के बाद आपका दिमाग ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं आपको एक अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता हूँ। तो फिर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती हैं कि तुम आखिर कैसी बातें कर रहे हो, सब इस लड़की की वजह से हो रहा है, जब से तुमने इससे शादी करी है तुम पूरे के पूरे डिफरेंट पर्सन बन गए हो और हमेशा ही मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो। और फिर ये सब बोलते हुए उसकी मॉम वहाँ रोने धोने का नाटक करने लगती हैं। तो फिर शाओ उनके सामने आती है और कहती है कि सच में आप तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, क्या इन 3 सालों में मैंने कभी आपसे बदतमीजी करी। मैं हमेशा आपकी बात सुनती आई हूँ और आपका सारा कहना मानी हूँ, और ऊपर से जब आप बीमार हुआ करती थी तो मैं ही आपको हर रोज मेडिसिन और सूप बनाकर देती थी। तो लू की मॉम कहती हैं कि ये तुम्हारा फर्ज था। तो फिर शाओ कहती है कि ये कोई मेरा फर्ज नहीं था, मैं तो बस आप पर तरस खा रही थी क्योंकि मेरे पास भी एक मॉम है, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर लू भी तुरंत वहां से चला जाता है और वो और शाओ जैसे ही घर पर आते हैं तो लू कहने लगता है कि सॉरी, आज सब मेरी मॉम की गलती थी और अब से मेरी मॉम जो भी तुम्हें बोलेंगी तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हारी मॉम तो बहुत महान है और अगर मैं उनके लिए कुछ ना करूं तो ये तो मेरे लिए गलत होगा। लू उसे कहता है कि अगर कुछ भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगली बार तुम मुझे कॉल करना। शाओ कहती है कि अच्छा, तो फोन नंबर तुमने ब्लॉक नहीं किया है लेकिन मैसेजेस को ब्लॉक करके रखा है। तो वो कहता है कि मैंने नहीं किया है और अगर तुम चाहो तो मैं दोनों ही खोल दूंगा। तो शाओ कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन 3 सालों में भी तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर यहाँ लू को अपसेट देखकर उसकी जो मेड आंटी हैं वो उसे समझाने लगती हैं कि उसकी वाइफ ने इन 3 सालों में सच में कितना कुछ किया है और घर के लोगों की सारी बात मानी है, पर घर के सारे लोग और वो खुद भी हमेशा उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल रहे हैं। फिर भी उसने इस कोल्ड घर में 3 साल बिता लिए, ये बहुत बड़ी बात है।
मेड आंटी कहती हैं कि सच में आपने अपनी वाइफ के साथ गलत किया है। फिर यहाँ पर लू को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो कहने लगता है कि मेरे लिए भी रूम का इंतजाम करो। तो मेड आंटी कहती हैं कि जब मैडम को पता लगेगा कि आप भी यहाँ पर रह रहे हैं तो फिर वो कितना खुश होंगी। लू कहता है कि मुझे अब एहसास हुआ है कि वो तो एक क्वालिफाइड डॉटर इन लॉ है, कम से कम डिवोर्स होने तक मैं अब उसके साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाऊ जब ब्रेकफास्ट के लिए रूम से बाहर आती है तो वो लू को यहाँ बैठा देखकर शॉक होती है। वो कहती है कि आज तुम डिनर तक के लिए रुक गए तो लगता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना होगा। तो फिर लू कहने लगता है कि हाँ, तुम अपना खाने पे फोकस करो। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, तुम मुझे मिस कहा करो, वही तुम पर अब सूट करता है। तो लू कहता है कि तुम होटल के काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो और घर पे रेस्ट करो, वैसे भी अब होटल तुम्हारा है और तुम इसे अच्छे से मैनेज कर सकती हो। तो फिर वो कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो लू बताता है कि ग्रैंडपा भी तुमसे बहुत खुश हैं कि तुमने होटल इतने अच्छे से मैनेज किया है, तो वो होटल तुम्हें ही दे रहे हैं। शाऊ पूछती है कि क्या डिवोर्स के बाद भी वो मुझे मिलेगा। तो फिर वो कहता है कि ऑफ कोर्स। शाऊ सोचती है कि अच्छा, तो ये मुझे अच्छे से कॉपरेट करने के लिए रिश्वत दी जा रही है। शाऊ कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ डिवोर्स लेने के लिए अच्छे से कॉपरेट करूंगी। तो अब मैं जाती हूँ, अपने पेरेंट्स के घर से अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लेकर आ जाती हूँ, तुम अपना खाना एंजॉय करो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और लू सोचता है कि आखिर वो मेरी बातों का गलत मतलब क्यों समझ कर गई है। फिर शाऊ जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने दोनों भाइयों से छुपते छुपाते हुए ऊपर रूम की तरफ जा रही होती है, पर वो दोनों उसे देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि आज हमारे घर में बहुत ही रेयर गेस्ट आई हुई है। अरे, ये तो मिस्टर लू की वाइफ है, मैडम लू। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। फिर यहाँ पर शाऊ का बड़ा भाई जैसे ही उसे देखता है तो पूछता है कि तुम आखिर इतनी पतली कैसे हो गई हो, क्या वहाँ पर तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है। तो ये कहती है कि ऐसी बात थोड़ी न है, असल में मैं वेट लॉस कर रही हूँ। तो उसका भाई कहता है कि नहीं, इतना ज्यादा पतला होना ठीक नहीं है, तुम्हें क्या खाना है बताओ। तो फिर शाऊ बताने लगती है कि मुझे अपने रूम में से कुछ चीज लेनी है, तो मैं वही लेने जा रही थी। शाऊ के दोनों भाई गैस कर लेते हैं कि जरूर लू ने उसे बुली किया है। तो फिर एक भाई तो यहाँ पर लू को सबक सिखाने के लिए खड़ा होने जा रहा होता है, तो दूसरा उसे रोकता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शाऊ के दोनों भाई ने उसे मना किया था कि वो लू से शादी न करे, क्योंकि वो तो उसे पसंद ही नहीं करता, तो क्या पता वो शादी के बाद उसे बुली करेगा। पर शाऊ ने जिद करी थी कि नहीं, मैं उसी से शादी करूंगी, और वो अपना लगेज लेकर निकल रही थी। तो फिर उसके भाई ने गुस्से में उसे कह दिया था कि ठीक है, फिर जाओ और फिर रोते हुए हमारे पास वापस मत आना। तो शाऊ चली गई थी। फिर शाऊ जैसे ही बाहर निकल रही होती है तो वो इस हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन को देखते हुए सोचती है कि वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो जो इंसान मेरे लायक नहीं है उसके साथ रहकर कोई फायदा नहीं है और उससे दूर होना बेहतर रहेगा। तभी इतने में लू अपनी कार लेकर यहाँ पर आया होता है और उसे बताने लगता है कि ग्रैंडपा ने हम दोनों को साथ बुलाया हुआ है। तो फिर वो कहती है कि तुम मुझे कितना रूडली कह रहे हो, तुम अपना चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और फिर वो तुरंत ही टैक्सी में बैठकर खुद ही चली जाती है। घर पे हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तो यहाँ पर सूजी को डांट रहे होते हैं कि कैसे कैसे वो फाइटिंग वगैरह कर सकती है और उसकी वजह से वहाँ पुलिस आ गई। उसकी मॉम उसकी साइड लेते हुए कहने लगती हैं कि डैड, आखिर ये आपकी ग्रैंड डॉटर है और ये इतनी छोटी है, तो गलती तो होती रहेगी। तो ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि इसकी गलती की वजह से तुमने शाऊ को पनिशमेंट दी, ये सब मैं नहीं झेल सकता, और अब शाऊ यहाँ पर आएगी और तुम दोनों को उससे माफी मांगनी होगी। फिर शाऊ और लू जैसे ही घर पर आते हैं तो ग्रैंडपा शाऊ से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ। फिर वो उसे कहने लगते हैं कि अगर मैंने सीसीटीवी फुटेज ना देखा होता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि घर पे यहाँ तुम्हें इस तरीके से बुली किया जा रहा था। तो फिर ये सुनकर लू शॉक होता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि इसने ही ग्रैंडपा को जानबूझ के कंप्लेंट करी है। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा तुरंत ही पहले लू की मॉम को कहते हैं कि तुम इसी वक्त शाऊ से माफी मांगोगी। तो फिर शाऊ कहती है कि रहने दो ग्रैंडपा, वैसे भी वो बड़ी हैं। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन ऐसे लोगों पर तुम्हारी अच्छाई बर्बाद हो रही है जो कि तुम्हारी अच्छाई को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे। और फिर ग्रैंडपा यहाँ खांसते हुए तुरंत ही बाहर चले जाते हैं और फिर लू भी अपनी मॉम से गुस्सा होते हुए तुरंत ही शाऊ के साथ यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ लू की मॉम और उसकी बहन आपस में बातें करने लगते हैं कि फिर शाऊ ग्रैंडपा के सामने अपनी अच्छी सी इनोसेंट शक्ल दिखाते हुए प्यारी डॉटर इन लॉ बनके गई है। तो मॉम कहती हैं कि अगर तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर होता तो ज्यादा अच्छा होता। फिर हम देखते हैं कि लू अपने ग्रैंडपा से बात करने जाता है, तभी वो उसे कहते हैं कि शाऊ तुम्हें कितना अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन तुम हो कि ठीक है, अब जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। फिर लू और शाऊ जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो लू शाऊ से सॉरी कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा था और मुझे लगा था कि ग्रैंडपा को तुमने बताया है, इसलिए उसके लिए सॉरी। शाऊ उससे कहती है कि कल तुम सुबह रेडी हो जाना, हम दोनों कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे अपना डिवोर्स फाइल करने के लिए। फिर इतने में शाऊ को बाहर फायरवर्क्स नजर आते हैं तो वो लू को दिखाने लगती है कि फायरवर्क्स देखो। तो फिर बाहर देखते के साथ ही लू सोचता है
कि मैंने आज तक किसी को बताया नहीं कि मुझे फायरवर्क्स पसंद हैं, तो इसे कैसे पता। शाओ सोचती है कि आखिर मैं इसे 3 सालों से इतना प्यार करती हूँ तो इतनी आसानी से थोड़ी ना खत्म हो सकता है। वो फ्लैशबैक में फिर याद करने लग जाती है कि कैसे जब वो लू के घर पे आई थी तो उसकी सारी पसंद की चीजों को अपनी डायरी में नोट करके लिख रही थी। शाओ यहाँ रोते हुए सोचती है कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी ये वन साइड लव अब खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट डे दोनों कोर्ट जाकर अपना डिवोर्स फाइल करके बाहर निकलते हैं और उस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब उनके पास 1 महीने का टाइम है और उसके बाद उनका पूरा डिवोर्स हो जाएगा। तभी इतने में लू को अचानक से वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है तो शाओ उसके पास जा रही होती है। वो कहता है कि मेरे पास मत आओ, तो फिर वो उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है कि वॉमिटिंग ही तो हो रही है, इतना क्या बुरा मान रहे हो। लू तो शाओ की बात सुनकर उसे देखते ही रह जाता है। शाओ उसे कहती है कि तुम टाइम निकाल के हॉस्पिटल चले जाना, ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर लू जब यहाँ हॉस्पिटल आता है तो उसका डॉक्टर फ्रेंड उसका चेकअप करने के बाद बताने लगता है कि वो पैनिक हो रहा है, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है और ये ज्यादा काम करने के स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो लू कहता है कि तू बकवास करना बंद कर और मुझे मेडिसिन दे। रात में जब लू घर पे आता है तो वो शाओ को इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए देखकर पूछता है कि तुम ये क्यों खा रही हो। तो वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। वो कहता है कि मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आ सकता। तो शाओ कहती है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, और वो जा रही होती है तो ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि तुम अब बड़ी हो तो तुम्हें खुद का भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे बिना मैं अकेले अच्छे से रह लूंगी, खाऊंगी भी और जीऊंगी भी। तो वो उसे बताने लगता है कि कल मेरे बड़े भाई की एनिवर्सरी है तो बहुत लोग आने वाले हैं, अगर तुम नहीं चलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ घर पे अपना ख्याल रख सकती हो। तो ये कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी और अपनी वाइफ वाली ड्यूटी पूरी करूंगी, क्योंकि अब वैसे भी हमारी शादी के लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं और उसके बाद तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा। और ऐसा बोलकर वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे दोनों घर आ जाते हैं और यहाँ पर उसके भाई की एनिवर्सरी चल रही होती है, जिसमें लू की मॉम अपने बड़े बेटे लिश के लिए बहुत रोई जा रही होती हैं और कह रही होती हैं कि तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे थे। उनको रोता हुआ देखकर यहाँ पर लू भी परेशान होता है। तभी यहाँ पर उसके अंकल कहने लगते हैं कि अब तुम्हारा भाई तो नहीं रहा, लेकिन तुम यहाँ पर हो और तुम्हें इस फैमिली को संभालना है। लू को चक्कर आ रहा होता है तो शाओ उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, डॉक्टर भी ठीक से बता नहीं पाया है कि मुझे क्या हुआ है। तो अंकल पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम काम से काफी ज्यादा थक गए हो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम यंग लोग भी ना आजकल इतनी जल्दी थक जाते हो। तो वो लू से कह देते हैं कि तुम मेरे साथ रिलैक्स होने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेकर चलो और वहां पर अपना माइंड फ्रेश करो। तो फिर लू इसके लिए एग्री करता है। पर फिर लू इतना बीमार हो जाता है कि डॉक्टर उसे यहाँ चेकअप करने आते हैं। तभी यहाँ शाओ आकर सोचने लगती है कि उसका जो बड़ा भाई था वो भी अचानक से ऐसी ही कोई स्ट्रेंज डिजीज की वजह से बीमार हो गया था और फिर मर गया था। तो ये सोचती है कि नहीं, इसे कुछ नहीं हो सकता, ये बस फीवर की वजह से इतना बीमार है और कुछ नहीं। तभी शाओ को फिक्र में देखकर ग्रैंडपा उसे समझाने लगते हैं कि इसे बस फीवर हुआ है, तुम इतनी फिक्र मत करो और अपना भी ख्याल रखो। तो शाओ कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा, तो आप भी जाओ रेस्ट करने के लिए, मैं यहाँ पे इसका ख्याल रखूंगी। तो फिर ग्रैंडपा सभी डॉक्टर्स को यहाँ से लेकर जाते हैं। फिर लू को सोता हुआ देखकर शाओ उसका फेस टच कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तभी तो मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। बस अब कितनी बुरी बात है कि ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारे फीवर में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। इसके बाद फिर तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, इसके बाद फिर तुम्हारे साथ कोई और होगी। ऐसा बोलकर ये उसके ऊपर सर रख रही होती है। दूसरी तरफ हम लू के अंकल को देखते हैं जो कि शेयर होल्डर्स के साथ आपस में बातें कर रहा होता है और हमें पता लगता है कि इसने लू की चाय में कुछ जहरीली दवा मिलाई हुई है, जिससे वो धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है और इसने ही उसके बड़े भाई को भी इस तरीके से मारा था। अब वो उसे भी मार के रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि दोनों भाई मरेंगे तभी तो कंपनी उसे मिलेगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू का फीवर अभी तक नहीं गया होता है और डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पा रहा होता है। तो फिर शाओ कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में ग्रैंडपा यहाँ पर आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि लू की बीमारी का कुछ अता पता नहीं लग रहा है। तो शाओ कहती है कि ग्रैंडपा ऐसा कैसे हो सकता है, डॉक्टर ही तो इसे ठीक करेंगे ना, आखिर आप उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा रहे, आप उसे ऐसे आधे पे नहीं छोड़ सकते। अगर आप लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं लेकर जाती हूँ। और फिर ऐसा बोलकर वो लू को उठाने लगती है। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर शाओ कहने लगती है कि ग्रैंडपा आपके लिए कंपनी ज्यादा जरूरी है या फिर लू, अगर ऐसे चलता रहा तो इसे कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ग्रैंडपा उसे कोई न्यूज लाके दिखा रहे होते हैं। शाओ देखती है, न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जैसे लू का बड़ा भाई मर गया तो कंपनी की सिचुएशन खराब हो गई और इस वजह से लू ने भी खुद मरने की कोशिश की है, क्योंकि वह कंपनी को ठीक से नहीं संभाल पा रहा। ऐसा ये लोग रिपोर्टर सारी न्यूज बना रहे होते हैं। फिर ये दिखाने के बाद ग्रैंडपा इसे समझाने लगते हैं कि हम लू के बारे में ये चीज लीक नहीं होने दे सकते कि वो बीमार है,
नहीं तो फिर जो बाहर रूमर फैल रही है वो सच साबित हो जाएगी कि इसने जानबूझ के अपनी जान लेने की कोशिश की है। और फिर ऐसे जो सारे शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसे ही चालाक बैठे हुए हैं, वो लू को तुरंत ही हटाने के लिए प्लान बनाने लग जाएंगे, इसलिए तुम थोड़ा वेट करो, मैं अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। ऐसा बोल के ग्रैंडपा यहाँ से चले जाते हैं। शाओ तो यहाँ पर लू के लिए बहुत ही परेशान हो रही होती है और अपसेट होकर कहने लगती है कि तुम कब ठीक होगे, और फिर वो यहीं पर ही सो जाती है। उसके सोने के बाद लू तो यहाँ से उठ जाता है और उसे अपने कोट से कवर करके वो बाहर आता है अपने ग्रैंडपा से बात करने। और हमें यहाँ पता लगता है कि वो तो बस बीमार होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसके ग्रैंडपा और उसे दोनों को अपने अंकल के बारे में पता है कि वो ये सारी हरकतें कर रहा है उसे मारने के लिए। इसलिए लू और उसके ग्रैंडपा ने प्लान बनाया कि वो बस जानबूझ के झूठा बीमार होने का नाटक करेगा, और फिर ये लोग यहाँ पर अपने प्लान के मुताबिक अंकल की पोल खोलने के लिए चले जाते हैं। फिर जब शाओ की नींद खुलती है तो मेड आंटी उसे बताने लगती है कि लू काम से गया हुआ है, तो फिर ये सुनते के साथ ये फिक्र करने लगती है कि वो अभी ठीक थोड़ी न था, ऐसे कैसे चला गया। तो आंटी कहती हैं कि अभी वो ठीक है। फिर शाओ तुरंत ही न्यूज में देखती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि लू का जो बड़ा भाई है वो असल में जिंदा है और अब वो वापस आ चुका है और लू भी कोई बीमार नहीं है, और यह सारी झूठी न्यूज फैली हुई थी और लू अब कंपनी का चेयरमैन बन गया है और उसके अंकल को जेल हो गई है। शाओ जब ये न्यूज देखती है तो वो खुश हो जाती है, पर फिर वो इस बारे में सोचती है कि उसने मुझसे ये चीज क्यों छुपाई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू अपने ऑफिस में बैठकर कल रात की सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है। तभी यहाँ इसका फ्रेंड भी आ जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ तो कल रात तेरे लिए इतना रो रही थी। लू कहता है कि वही तो उसकी वजह से सभी को बिलीव हो पाया कि मैं सच में बीमार हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे सच में प्यार करती है। मुझे लगता था कि वो बस प्रिटेंड करती है। पर लू को अभी भी शक हो रहा होता है, तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा है, वो तुझे लाइक करती है। लू कहता है कि क्या ये सच में श्योर है कि वो पक्का मुझे लाइक करती है। फिर असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि ग्रैंडपा का ऑर्डर है कि आप मिस शाओ को एयरपोर्ट से पिक करने जाओ और उनके साथ ओल्ड हाउस पहुंचो, क्योंकि ग्रैंडपा आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो फिर लू जैसे ही शाओ को कॉल लगाने लगता है तो उसका कॉल लगता ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि लू एयरपोर्ट के बाहर जाके वेट कर रहा होता है। तभी शाओ बाहर आती है और कहती है कि चलो फिर ग्रैंडपा ने हम दोनों को बुलाया है। तो फिर वो कहता है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तो शाओ कहती है कि उसकी जरूरत ही क्या थी। लू कहता है कि अगर तुम इस बात से गुस्सा हो जो मैंने तुमसे सच छुपाया था, तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं क्यों गुस्सा होंगी, हम तो हमेशा से ही ऐसे ही रहते हैं ना। तुम तो खुश हो गए होगे कि तुम्हें मुझसे भी छुटकारा मिल रहा है और तुम्हारा फैमिली रियूनियन भी हो गया। और ऐसा बोलकर शाओ जाती है कार में बैठने के लिए, और लू सोचता है कि आखिर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लू का बड़ा भाई लिश अपने घर आ चुका होता है और मॉम उसे देखकर बहुत ही खुश होती हैं। लिश कहता है कि मॉम देखो, अब मैं घर आ गया ना, और देखो अब आपको भी पता लग गया होगा कि मेरा भाई कितने अच्छे से कंपनी हैंडल कर सकता है, तो वही फैमिली का वॉरिस बनने लायक है। तो मॉम कहती हैं कि तुम बस जिंदा हो, ये मेरे लिए काफी है, बाकी तुम जैसा बोलोगे वैसे ही मैं सुनूंगी। फिर हम देखते हैं कि लू भी शाओ को घर पे लेके आ जाता है और तभी वो देखता है कि उसकी मॉम तो उसके भाई की कितनी केयर कर रही हैं। फिर यहाँ पे ग्रैंडपा शाओ से सॉरी कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और तुम्हें भी इतना परेशान कर दिया। वो बात ही ऐसी थी कि हम ये सिचुएशन को सभी के सामने लीक नहीं कर सकते थे। तो वो कहती है कि ग्रैंडपा कोई बात नहीं, और फिर वो लिश को भी बड़े भाई बोलते हुए हेलो कहती है। तो जल्दी से सूजी आकर कहने लगती है कि ये मेरा बड़ा भाई है, तुम्हारा नहीं। तो फिर लू को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुम उससे कैसे बात कर रही हो। तो लिश तुरंत ही अपनी बहन और मॉम के बदले में शाओ से माफी मांगने लगता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आप गुस्सा मत हो। फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि चलो अब फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो कोई भी ट्रबल नहीं करेगा। डिनर के बाद जैसे ही लू और शाओ यहाँ से जा रहे होते हैं तो शाओ उससे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं कितनी भी गुस्सा क्यों ना हूँ, मैं डिवोर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगी। तो लू बीमार होने जैसा नाटक करने लगता है। शाओ कहती है कि एक्टिंग मत करो, तुम तो ठीक थे ना। तो फिर वो कहता है कि क्या हम डिवोर्स नहीं ले सकते। शाओ चौंक कर पूछती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैंने अब तक तुम्हें गलत समझा हुआ था, मुझे लग रहा था कि तुम बस मेरे साथ पैसों की वजह से हो, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि तुम मुझसे सच में प्यार करती हो। तो शाओ अब नहीं मानती और कहती है कि नहीं, मैं तो सच में तुम्हारे साथ पैसों के लिए हूँ। तो फिर वो कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं सब जानता हूँ अब तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम और मेरी बहन भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि अब मेरा बड़ा भाई आ गया है। तो क्या हम अब नॉर्मल कपल की तरह रह सकते हैं। शाओ ये सुनते ही चिल्लाने लगती है कि तुमने अपने आप को समझा क्या हुआ है और तुमने मुझे क्या समझा है। तुम जब चाहो मुझे अपने हिसाब से चला सकते हो, जब बोलोगे तब डिवोर्स और जब बोलोगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि सारी चीजें तुम्हारी विश के हिसाब से चलेंगी, हर कोई तुम्हें फॉलो करेगा। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो लू उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि मैं अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगा। और देखो,
ये अब मेरा फर्स्ट टाइम है सच में तुम्हारा हस्बैंड बनकर रहने के लिए, तो प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं सच में तुम्हें समझना चाहता हूँ और तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। पर शाओ नहीं मानती और कहती है कि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है तुम्हारी वाइफ बनने का, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शाओ अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में ड्रिंक करने गई होती है और वहाँ वो अपनी फ्रेंड को रोते हुए सब बता रही होती है कि 3 सालों से उसने लू से शादी करी और उसकी इतनी केयर करी, उसके लिए इतना कुछ किया, पर उसने कभी उसे प्यार किया ही नहीं और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शाओ कहती है कि वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता और वो किसी और को ही पसंद करता है। ऐसा बोल बोलकर वो रोए जा रही होती है तो उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि उस लू की वजह से तुम ऐसे परेशान मत हो, चलो हम लोग डांस करने चलते हैं, और फिर वो शाओ को डांस करने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ घर पर लू उसका इंतजार कर रहा होता है। तब मेड आंटी कहने लगती हैं कि आपको मैडम को मैसेज करके पूछना चाहिए कि वो यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं और कब तक आएंगी। लू जैसे ही मैसेज करता है तो उसे पता लगता है कि उसने अभी तक उसे अनब्लॉक नहीं किया है। तो फिर आंटी कहती हैं कि आप भी तो यही करते रहते हैं ना, तो लगता है वो इस बार आपसे ज्यादा गुस्सा हो गई हैं, इसलिए उन्होंने वापस आपको ऐड नहीं किया। वैसे भी जब आपकी वेडिंग एनिवर्सरी वाला दिन था उसी दिन आप लोगों ने डिवोर्स फाइल किया, और इन 3 सालों में हमेशा मैडम ने एनिवर्सरी अकेले मनाई और आप तो उनके साथ थे भी नहीं। तो फिर लू अपनी और शाओ की फर्स्ट एनिवर्सरी याद करने लगता है कि कैसे उसने उसके लिए केक बनाया था और उसे सरप्राइज दिया था। पर तब वो काम से काफी ज्यादा थका हुआ था और उसे लग रहा था कि ये सब बस वो नाटक कर रही है, तो वो गुस्से में चला गया था। लू अब अपनी गलती पर पछतावा कर रहा होता है। तब मेड आंटी उसे समझाने लगती हैं कि आप ज्यादा अपसेट मत होइए, मुझे लगता है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, मिस शाओ अभी भी आपको पसंद करती हैं। यह सुनकर लू खुश होता है। अगले दिन जैसे ही शाओ घर आती है तो उसे देखकर मेड आंटी खुश होने लगती हैं कि फाइनली आप घर तो आईं। शाओ देखती है कि यहाँ लू है तो वो पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। मेड आंटी बताने लगती हैं कि बॉस तो कल रात से आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने ये सारी डिशेज आपके लिए खुद बनाई हैं। मैंने तो कभी इन्हें किसी के लिए कुकिंग करते हुए नहीं देखी, सिर्फ ये पहली बार है। फिर लू जल्दी से शाओ को बैठने के लिए बोलता है और उसके लिए खाना निकालकर उसे देता है। शाओ पूछती है कि क्या ये खाने लायक भी है, तो वो कहता है कि हाँ, है ना, और फिर वो खुद टेस्ट करके उसे दिखाता है, पर मुंह बनाकर खा रहा होता है। शाओ पूछती है कि क्या टेस्टी है, तो वो कहता है कि हाँ, बहुत टेस्टी है। शाओ कहती है कि इतना अच्छा लग रहा है तो फिर तुम ही खाओ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में रेस्ट करने। ऐसा बोलकर वह चली जाती है। फिर लू अपसेट हो जाता है और वो अपनी कंपनी जाने के लिए निकलता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आज तो तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो। असिस्टेंट बताता है कि बॉस फाइनली मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो फिर लू पूछने लगता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को चूज कैसे किया, क्या मुझे बताओगे। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये बहुत ईजी है, बस आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से रहना होगा और उसकी सारी बातें सुनकर उसे बहुत सारे गिफ्ट भी देने होंगे जो उसे पसंद हैं। फिर लू इस बारे में सोचने लगता है कि उसे शाओ की पसंद की चीज देनी है। असिस्टेंट खुश हो जाता है कि चलो बॉस अब थोड़े चेंज तो हुए। फिर लू तुरंत ही शाओ को वीचैट पर ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। वो ऐड कर लेती है और सोचती है कि पता नहीं ये करना क्या चाहता है। वो उसे कुछ जगहों की फोटो सेंड करता है और पूछता है कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, तो वो उसे तुरंत ही ब्लॉक कर देती है। लू को फिर उसे कॉल करना पड़ता है और वो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई जगह पसंद नहीं आई। देखो, जो भी जगह तुम्हें पसंद है वो सब अब से तुम्हारी है और तुम उसका रेंट ले सकती हो। ये सुनने के बाद शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि अरे वाह, घर बैठे पैसे कमाऊंगी। शाओ तुरंत उसे थैंक यू वाला मैसेज भेज देती है। लू बहुत हैप्पी हो जाता है और वो अपने असिस्टेंट को और भी कुछ प्रॉपर्टीज खरीदकर अपनी वाइफ को देने के लिए बोल देता है। शाओ इस बारे में अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि लू ने उसके लिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं और वो कभी कभी कुकिंग भी कर रहा है। उसकी फ्रेंड ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि बताओ फिर अब तुम क्या करने वाली हो, वो तो तुम्हारे लिए काफी सिंसियर हो रहा है। शाओ कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसने ये सब करने में बहुत देर कर दी है और अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, उस इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर है ही नहीं। तभी लू घर आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं चलती हूँ, तुम लोग बात करो। लू बैठता है और शाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब गिफ्ट नहीं चाहिए। देखो, तुम अपसेट मत हो, मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। शाओ कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारे डिवोर्स को अब बस 20 दिन बचे हैं और अब तुम मुझे वाइफ की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया। लू कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम ये डिवोर्स अभी रोक सकते हैं। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तो डिवोर्स चाहिए। 3 साल रहने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। लू कहता है कि अगर मैं बदल जाऊं तो क्या तुम डिवोर्स के लिए मना करोगी। शाओ कहती है बिल्कुल नहीं और चली जाती है। इसके बाद लू अपसेट होकर काफी ड्रिंक कर लेता है और वो सपने में देखता है कि शाओ उसे छोड़कर जा रही है।
वो उसे मना रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें डॉग भी दिला दूंगा, भले ही मुझे उससे एलर्जी है पर मैं मेडिसिन ले लूंगा। शाऊ उसे धकेल देती है और लू रोता रह जाता है। अगले दिन शाऊ अपनी फ्रेंड के साथ बाहर होती है। तभी शाऊ का एक पुराना फ्रेंड मिलता है जो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। अचानक शाऊ को एक कार हिट करने वाली होती है पर वो फ्रेंड उसे बचा लेता है और शाऊ के पास खड़े होकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो। लू कार में बैठकर ये सब देख लेता है और बहुत जेलस हो जाता है। फिर लू क्लब में बहुत ड्रिंक करके पड़ा होता है। उसका फ्रेंड आता है और लू को परेशान देखकर कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तेरी वाइफ तुझे छोड़कर चली गई है। लू को इल्यूजन भ्रम में शाऊ नजर आती है जो उसे चिल्ला रही होती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। लू उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि बेबी मुझे छोड़कर मत जाओ। तब ये सब देखते हुए इसका फ्रेंड तुरंत ही शाऊ को कॉल करके उसे कहने लगता है कि सिस्टर इन लॉ यहाँ पे आ जाओ। लू बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया है तो उसे पिक करके लेकर जाओ। फिर इसके बाद शाऊ यहाँ लू को लेने के लिए आ जाती है और उसका फ्रेंड उसे लू को बैठाने में हेल्प करवा देता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ इसका ख्याल रखना। फिर कार से जाते वक्त लू जैसे ही शाऊ को देखता है तो वो सोचता है कि लगता है कि फिर मेरा सपना है। फिर वो कहने लग जाता है कि बेबी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। तो बेबी सुनकर शाऊ कहती है कि अच्छा तो तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी वो शिन हूँ, तुम जरूर उसे इसी नाम से बुलाते होगे। वो तुरंत ही उस पर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ, दोबारा मुझे बेबी मत कहना। तभी असिस्टेंट ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि मेरे कोल्ड बॉस ऐसे डॉग की तरह बन जाएंगे, मुझे पता नहीं था। फिर नेक्स्ट डे शाऊ घर पर होती है और अपनी फ्रेंड को कॉल पर ये सब बता रही होती है कि कल लू कैसे ड्रंक हो गया था और वो मुझे शिन समझकर मुझे बेबी कह रहा था, वह उसे इसी नाम से बुलाता है। शाऊ की फ्रेंड को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है। शाऊ कहती है कि मैं अब तक समझ रही थी कि उसे प्यार करना ही नहीं आता, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो प्यार करना जानता है, बस वो मुझे ही नहीं प्यार करता है, यही बात है। तभी फिर शाऊ की फ्रेंड उसे इस बारे में पूछती है कि मैंने जो तुम्हें बिजनेस डीलर के बारे में बताई थी तुम उसके लिए जाओगी कि नहीं। तो शाऊ कहती है कि ऑफ कोर्स जाऊंगी, अब तो वैसे भी मेरा डिवोर्स होने वाला है, तो उसके बाद मुझे एक न्यू जॉब का इंतजाम करना है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें पिक करने आती हूँ। तभी इतने में लू अपने रूम से बाहर आता है और वो शाऊ को थैंक्स कहने लगता है कल रात के लिए। तो वो कहती है इसकी जरूरत नहीं है। तभी लू अपने फ्रेंड की बात याद करने लगता है कि कल वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को अब मैं कैसे मनाऊं। तो फिर वो कहता है कि अगर तुझे उसे सच में मनाना है ना तो तुझे अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ लू शाऊ से कहता है कि तुम्हें काम पर जाना है ना तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी आज असिस्टेंट ने छुट्टी ली है तो मैं खुद ही ड्राइव करके जा रहा हूँ। शाऊ मान जाती है और फिर दोनों जब साथ में कार से जा रहे होते हैं तो शाऊ अपना मोबाइल फोन देखकर हंस रही होती है। लू ड्राइव करते हुए देखकर सोचता है कि लगता है ये वही कल वाले लड़के से बात कर रही होगी। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे काम की छुट्टी कब होगी। तो शाऊ कहती है कि आज मुझे कुछ जरूरी काम है तो मेरा वेट करने की जरूरत नहीं, मैं लेट आऊंगी। तो फिर लू अपसेट हो जाता है और फिर तभी सामने वो देखता है कि एक हस्बैंड वाइफ लड़ते हुए जा रहे होते हैं। वो वाइफ अपने हस्बैंड को चिल्ला रही होती है कि तुम बस हर वक्त अपने फोन पर लगे रहते हो, तो क्या तुम्हें अब मेरे साथ नहीं रहना है। यहाँ लू देख रहा होता है कि शाऊ भी ऐसे ही मोबाइल में लगी हुई है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो फिर वो अपनी कंपनी में आने के बाद इस बारे में सोच रहा होता है कि मेरी वाइफ मुझसे कितना ज्यादा कोल्ड है, आखिर मैं क्या करूं उसे मनाने के लिए। तभी फिर असिस्टेंट आकर उसे पूछने लगता है कि बॉस आज आपको एक बिजनेस डिनर के लिए जाना है और उसका टाइमिंग 8 बजे का है। तो लू मना करने लगता है कि मैं नहीं जाने वाला। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि बॉस मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी वाइफ वहीं पर ही जाने वाली है, मुझे ऐसी कुछ न्यूज़ मिली है। तो लू कहता है कि ये तुम्हें मुझे पहले कहना चाहिए था ना, फिर तो मैं चलूंगा। फिर इतने में लू को शिन की कॉल आती है और वो उसे बताती है कि आज जो बिजनेस डिनर पार्टी है वो मेरे अंकल ने अरेंज करी है, तो बताओ तुम मेरे साथ चलोगे कि नहीं। तो लू न चाहते हुए भी उसे हाँ ही बोलता है क्योंकि वो कुछ तो प्लान कर रहा है। फिर ये शिन तो बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी कजिन भी कहने लगती है कि वो लू तुम्हारे एक कहने पर मान गया, लगता है वो तुम्हें सच में लाइक करता होगा। तो शिन कहती है कि ऑफ कोर्स वो अपनी उस वाइफ को पसंद नहीं करता है और जल्दी उसे डिवोर्स दे देगा और फिर उसकी शादी मुझसे होगी। फिर हम देखते हैं कि शाऊ अपनी फ्रेंड के साथ जब ये पार्टी में पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि सॉरी, मुझे इस बारे में पहले पता ही नहीं था कि ये पार्टी असल में शिन की है और उसी की फैमिली ने इसे अरेंज किया है, तो वो पक्का यहाँ पर होगी। शाऊ कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम यहाँ पर इन्विटेशन से आए हैं, कोई खाली हाथ थोड़ी ना आए हैं। तभी यहाँ पर शिन की कजिन शाऊ को देखने के बाद उसे बताने लगती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या इसे इन्विटेशन मिला है। तो शिन कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर ये लू के नाम पर ही यहाँ पर आ गई होगी, शेमलेस कहीं की। तो फिर इसकी कजिन कहती है कि फिक्र मत करो, ये बिना इन्विटेशन के यहाँ पर आई है।
ये गांव वाले लोग सच में ऐसे ही होते हैं, इन्हें कोई तमीज ही नहीं है, मैं इसे अभी यहाँ से निकालती हूँ। और फिर ये कजिन जाकर शाओ का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम बिना इन्विटेशन के यहाँ पर आ गई हो, बेशर्म कहीं की। फिर सभी लोग ये सुनकर शाओ की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि कुछ लोग कितने बेशर्म होते हैं। तभी जल्दी से शिन रोकती है कि जाने दो, अगर इसके पास इन्विटेशन नहीं है तो आखिर ये मेरी गेस्ट हुई ना, तो इसे यहीं पर रहने दो। तो फिर शाओ शिन को इन्विटेशन कार्ड दिखाते हुए बताती है कि तुम्हारे डैड ने खुद मुझे इन्विटेशन भेजा यहाँ पर आने के लिए। तो शिन को ये सुनने के बाद शौक लगता है। शाओ उसे बताने लगती है कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी सारी प्रॉपर्टीज की ओनर हूँ और मेरे पास इतने सारे बिजनेस हैं और ये सब मुझे लू ने दिया है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि इन सब की ओनर मैं हूँ? तो शिन का मुंह बंद हो जाता है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम चुप बैठो और इसे यहीं पर रहने दो। फिर तभी इतने में सामने से वेट्रेस खाना लेकर आ रही होती है। तो शिन जानबूझकर बीच में पैर अड़ाकर वेट्रेस को गिरा देती है ताकि वो गरम गरम खाना शाओ के ऊपर गिर जाए और फिर यहाँ शाओ का तो पैर जल जाता है। ये देखकर शिन को खुशी मिल जाती है और इतने में लू पार्टी में आया होता है तो सभी लोग बातें करने लगते हैं और शिन जल्दी से उससे मिलने चली जाती है। शाओ सोचती है कि 3 साल पहले भी हमारे बीच में इतनी दूरी थी और आज भी है और शायद ये हमेशा ही रहेगी। फिर इतने में जैसे ही लू यहाँ शाओ को देखता है वो तुरंत ही उसके पास भाग कर आता है और उसके पैर में चोट देखकर पूछता है कि तुम्हारा पैर कैसे जल गया। तो शाओ उसे चिल्लाने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ लू तुरंत ही उसे उठा लेता है। शाओ गुस्से में होती है और कहती है कि उतारो मुझे, पर वो नहीं उतारता और यहाँ शिन और उसकी फ्रेंड को गुस्से में हटने के लिए बोलता है और उसे बाहर लेकर जाता है। पर शाओ बाहर आने के बाद बहुत ही गुस्सा होने लगती है और कहती है कि ये सब प्रिटेंड क्या कर रहे हो, अभी उतार दो मुझे, और वो उसके ऊपर हाथ भी उठा देती है। फिर यहाँ वो उसे छोड़ देता है और शाओ कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी केयर करते हो कि नहीं। तभी यहाँ लू तुरंत ही उसके पैर पर फूंक मारने लग जाता है और शाओ उसे चिल्लाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और यहाँ डॉक्टर उसके पैर का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। लू बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है तो उसका डॉक्टर फ्रेंड आकर कहने लगता है कि मुझे तुझसे ये चीज़ बहुत पहले ही पूछनी थी कि अब तू सिस्टर इन लॉ को सच में लाइक करता है या फिर तुझे बस उन 3 सालों का रिग्रेट हो रहा है जो तूने उसकी केयर नहीं की। लू का फ्रेंड उसे समझाता है कि देख, अगर ये गिल्ट है ना तो उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा कि तू उसे जाने दे, तभी वो खुश रह पाएगी। तो फिर लू उसे बताने लग जाता है कि जब उसके ग्रैंडपा ने उसे शाओ से पहली बार मिलवाया था और वो इतनी क्यूट सी थी और उससे इतने अच्छे से बात कर रही थी, तब उसने पहली बार स्माइल किया था। तो ये सुनने के बाद इसका फ्रेंड कहता है कि फिर तो तेरी बातों से लग रहा है कि तू सच में सिस्टर इन लॉ को लाइक करता है। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि फिर तूने शादी के बाद उसे इतने बुरे तरीके से क्यों ट्रीट किया। तो लू उसे बताने लगता है कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे लिए शादी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी और मुझे तो बस फैमिली के लिए टूल बनाया जा रहा था क्योंकि मेरा बड़ा भाई उस वक्त घर पे नहीं था। इस वजह से मुझे बहुत चिढ़ हो रही थी जो कि मैंने शाओ पर निकाल दी और उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पर मैं अब अच्छे से जान गया हूँ कि ये गिल्ट नहीं है बल्कि मैं उसे सच्ची में लाइक करता हूँ। बस मुझे बहुत लेट एहसास हुआ है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ उठती है तो वो लू को अपने पास बैठा देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मैंने कल रात की पार्टी की सीसीटीवी फुटेज देखी और मुझे साफ पता लगा है कि उस शिन की वजह से तुम्हारे पैर में चोट लगी थी, इसलिए मैंने उसके साथ अपना बिजनेस करना छोड़ दिया। शाओ कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारी बेबी इस वजह से गुस्सा नहीं होगी। तो फिर लू ये सुनते ही याद करता है कि जब वो बहुत ही ड्रंक हो गया था और शाओ के साथ कार में बैठकर जा रहा था तभी उसने उसे बेबी बोला था। फिर वो तुरंत ही इसे एक्सप्लेन करता है कि उस दिन जो मैंने तुम्हें बेबी बोला था वो मैं तुम्हें ही कह रहा था। वो तुरंत ही शाओ को पुरानी चीज़ों के लिए एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। शाओ कहती है कि क्या तुम मेरे साथ ऐसे मजाक करना बंद करोगे। तो फिर वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, देखो अब तो मैं उस शिन से बिल्कुल कांटेक्ट भी नहीं करने वाला हूँ। मैं बस बिजनेस के लिए उसके साथ ये सब एक्टिंग कर रहा था क्योंकि वो भी बिजनेस के लिए मेरा फायदा उठा रही थी, लेकिन अब तो हमारे बीच में ये भी नहीं रहा है, मैं उससे बिल्कुल नहीं मिलने वाला। शाओ ये सब सुनने के बाद उसे कहती है कि तुम चाहे जो करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लू कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम से मिलने चलने वाला हूँ, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर शाओ कहती है कि ये कब हुआ। फिर दोनों साथ में शाओ की मॉम के घर पहुंचते हैं और लू यहाँ साथ में गिफ्ट्स भी लेकर आया होता है। तो शाओ कहने लगती है कि ये सब तुमने कब खरीदे। तो वो कहता है कि मैंने सब पहले से ही खरीदा था, मॉम को पसंद आएगा। फिर जैसे ही शाओ की मॉम लू को देखती हैं तो वो तो बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि तुम गिफ्ट भी लेकर आए हो। फिर वो इन लोगों के साथ बैठकर बातें करती हैं और कहने लगती हैं कि लू तुम तो जल्दी घर आते नहीं हो और इतने दिनों बाद आए हो। तो वो कहता है कि मॉम सॉरी, अब से मैं अक्सर शाओ के साथ यहाँ पर आया करूँगा। फिर वो पूछने लगता है कि शाओ के दोनों भाई कहाँ पर हैं।
तो फिर मॉम बताती हैं कि वे दोनों अब भी बाहर गए हुए हैं। तो फिर लू कहता है कि मुझे पता है कि वे दोनों अभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं शाओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, और अब तो और भी ज्यादा। और ऐसा बोलकर वो शाओ को अच्छे से मसाज दे रहा होता है। तो फिर शाओ खुश नहीं हो रही होती है। मॉम कहती हैं कि तुम लोग आपस में बातें करो, मैं कुछ खाना बनाती हूँ, और वो किचन में चली जाती हैं। तो फिर शाओ लू से कहती है कि चलो अब नाटक करना बंद करो, और वो दूर जाकर बैठती है। तो वो कहता है कि वाइफ, आखिर मैं क्यों नाटक करूंगा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। तो शाओ कहती है कि ये सब की जरूरत नहीं है, और हाँ, अगली बार मेरी मॉम तुम्हें कॉल करेंगी ना, तो उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो फिर लू कहता है कि लेकिन तुम्हारी मॉम तो मेरे यहाँ आने से बहुत खुश हैं। तो वो कहती है कि वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो तुम्हें और मुझे साथ में खुश देखना चाहती हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें ये सारे नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर लू तुरंत ही उठकर जाने लगता है। तो शाओ कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारी मॉम के साथ उनकी कुकिंग में हेल्प करने के लिए। मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी मॉम के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद है, तो मैं भी कुछ सीख लूँ। ऐसा बोलकर वो किचन में चला जाता है। फिर उसके बाद शाओ तो यहाँ बैठे बैठे सो चुकी होती है। तो उसकी मॉम और लू यहाँ पे आकर आपस में उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। शाओ की मॉम लू को उसके बचपन के बारे में बता रही होती हैं। तो ये सब जानकर फिर लू भी हंसने लगता है। शाओ की मॉम कहती हैं कि जाओ, ये तो सो गई है, तो इसे रूम में लेटा दो। फिर जब वो उसे रूम में लेटा देता है, तभी यहाँ पर उसकी फोटो को देखने लगता है, और फिर इतने में इसे यहाँ पर अपनी और उसकी ड्राइंग मिलती है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होने लगता है। तभी जल्दी से शाओ उससे ये पेपर ले लेती है। वो पूछता है कि तुमने किसे ड्रॉ किया है। वो कहती है कि बहुत टाइम पहले ड्रॉ किया था ना, इसलिए मुझे याद नहीं है। तो लू कहता है कि तुमने हम दोनों को ड्रॉ किया है। तो शाओ कहती है कि लेकिन अब ये ड्राइंग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और वो इसे डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। तो लू जल्दी से उन पेपर्स को डस्टबिन में से निकाल लेता है। फिर इतने में उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, शिन फैमिली के जो सारे एविडेंस हैं उसे पुलिस को दे दो, ताकि वो पूरी फैमिली बर्बाद होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिन के डैड को पुलिस अरेस्ट करने पहुंच जाती है, और उन्हें इलीगल काम की वजह से पकड़कर लेकर जाती है। तो यहाँ पर शिन ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा होती है, और सोचती है कि मैं उस शाओ को छोड़ूंगी नहीं, लू ने उसकी वजह से मेरे साथ ये सब किया है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड को क्लब से पिक करने गई होती है, और तभी यहाँ पर हान भी आया होता है। तो उसे देखकर शाओ की फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे पक्का पता है कि तुम मेरी शाओ को पसंद करते हो, फिक्र मत करो, वैसे भी 10 ही दिन बचे हैं इसका डिवोर्स होने को, फिर उसके बाद तुम इसे चूज कर सकते हो, मैं तो तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो शाओ कहती है कि तुम ड्रंक हो ना, इसलिए कुछ भी बातें कर रही हो, देखो हान और मैं बस फ्रेंड्स हैं। तो ये सुनकर हान को अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी शाओ यहाँ पर अपनी फ्रेंड को उसे पकड़ाती है और कहती है कि तुम इसे घर लेकर जाओ, मैं भी अपने घर जा रही हूँ। तो फिर वो इसकी बात मान लेता है। जब दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो शाओ अकेले यहाँ रोड पर खड़ी होती है, और हम देखते हैं कि शिन जानबूझकर उसे गाड़ी से हिट करके यहाँ से चली जाती है, और शाओ को यहाँ कितनी चोट लगी होती है। पर कोइंसिडेंटली रास्ते में शाओ को उसके भाई मिल जाते हैं, और वे तुरंत ही उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही शाओ को होश आता है तो लू भी उससे मिलने पहुंचता है, पर यहाँ शाओ के दोनों भाई इसे मारने लगते हैं। तो शाओ उन लोगों को कहती है कि प्लीज उसे मत मारो, और वो लू से कहती है कि तुम बाहर जाओ। लू जैसे ही बाहर आता है तो उसका असिस्टेंट बता देता है कि शाओ का एक्सीडेंट करने के पीछे शिन का हाथ है, और शिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पर वो शिन जिद कर रही है कि वो आपसे मिलना चाहती है। तो लू कहता है कि शाओ तो अभी मुझसे गुस्सा है, तो फिर वो चलने के लिए मान जाता है। फिर जब ये पुलिस स्टेशन में उस शिन से मिलने पहुंचता है तो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मेरे डैड को अरेस्ट करवाने के पहले तुमने सोचा था, तो मैंने भी बस तुमसे बदला लिया है। तो वो कहता है कि हम तो बस बिजनेस के लिए एक दूसरे का यूज कर रहे थे ना, तो तुम्हें आखिर इन सब में इतना इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर शिन इसके ऊपर हंसे जा रही होती है और कहती है कि देखना, अब शाओ तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इंसान किसी को हर्ट करेगा तो फिर वो तुम्हें माफ कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद लू यहाँ शाओ के पास बैठा होता है और उसे बेहोश देखकर वो यहाँ रो रहा होता है। तभी वो जाग जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो अपने आंसू जल्दी से पोंछ लेता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें देखने आया था। ये पूछती है कि मेरा एक्सीडेंट किसने किया है। तो फिर ये बताता है कि शिन ने, और पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया है, और वो सॉरी कहने लगता है। तो शाओ कहती है कि रहने दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी, और अब तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे तुम्हें देखना भी नहीं है। फिर लू यहाँ से बाहर आ जाता है, और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताता है कि अब वो ठीक हो चुकी है, इसलिए वो डिस्चार्ज हो सकती है।
तो फिर लू डिस्चार्ज प्रोसीजर हैंडल करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर शाओ के भाई उससे पूछने लगते हैं कि लू यहाँ तुमसे मिलने आया था। शाओ उन्हें बताती है कि असल में वो डिवोर्स के लिए मान गया है और डिवोर्स पेपर भी साइन कर दिए हैं। शाओ कहती है कि वैसे भी अब 2 दिन बचे हुए हैं और मैं डिवोर्स लेकर रहूंगी और घर से भी निकल जाऊंगी। फिर लू शाओ को डिस्चार्ज करवाकर अपने घर ले आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बाल वॉश करने में हेल्प कर देता हूँ। तो शाओ पहले तो उसे मना कर रही होती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो वो कहता है कि अब हमारे डिवोर्स को सिर्फ 1 ही दिन बचा हुआ है, तो मुझे ये लास्ट मौका दे दो। तो शाओ मान जाती है और फिर यहाँ लू उसके बाल वॉश करने में हेल्प करते हुए उससे बातें कर रहा होता है। तभी वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है ये चीज़ मैंने अपने सपनों में ही सोची थी और आज ये रियल में हो रही है, लेकिन अब हमारे बीच टाइम नहीं बचा। और फिर वो लू से कह देती है कि कल हम लोग ग्रैंडपा से मिलने चलेंगे। फिर दोनों जैसे ही ग्रैंडपा से मिलने नेक्स्ट डे उनके घर आते हैं, तो शाओ उनसे कहती है कि वो लू से डिवोर्स होने के बाद भी उनसे कभी कभी मिलने आया करेगी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि शाओ तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे लू से बात करनी है। और फिर ग्रैंडपा लू को चिल्लाने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि शाओ बहुत अच्छी लड़की है और इतनी अच्छी लड़की को तुम चिराग लेकर भी ढूंढने जाओगे ना तो कहीं नहीं मिलेगी। आखिर तुम्हें लग क्या रहा था कि मैं शाओ से तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारा नुकसान करवा रहा हूँ। और फिर गुस्से में ऐसा बोल के ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। तो लू जल्दी से उनकी केयर करता है और फिर उन्हें कहता है कि ग्रैंडपा सॉरी, अब मुझे सब समझ आ गया है कि वो कितनी अच्छी है, लेकिन शायद अब बहुत लेट हो गया। तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाते हैं कि क्या लेट हो गया, तुम कितने बड़े डरपोक हो, जाओ उसे मनाओ। अभी तो तुम सिर्फ 30 साल के हो और अभी तो पूरी बाकी की जिंदगी पड़ी हुई है, तो क्या तुम अब भी हार मानोगे। तो फिर लू समझ जाता है कि ग्रैंडपा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं उसे पूरी तरीके से मनाने वाला हूँ और अपनी सिंसियरिटी दिखाते हुए तब तक उसे मनाऊंगा जब तक वो मुझे एक्सेप्ट ना कर ले। और फिर लू ऐसा बोलकर तुरंत ही बाहर जाता है, तो ग्रैंडपा तो खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि शाओ उसके बड़े भाई लीशन से बात कर रही होती है। लीशन यहाँ लू की साइड लेते हुए शाओ को समझा रहा होता है कि मेरा भाई सच में बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें सच में चाहता है, बस उससे थोड़ी गलती हो गई है, वो पहले अपनी फीलिंग्स जान नहीं पाया, लेकिन अब मुझे पूरा दिखता है कि वो तुम्हें सच में लाइक कर रहा है, तो क्या तुम मेरे भाई को एक चांस दोगी। तो शाओ फिर भी नहीं मानती और कहती है कि हमारे बीच की चीजें इतनी सिंपल नहीं है और अब तो बहुत लेट हो गया है, मैं अब बिल्कुल नहीं मानने वाली। तो लू ये सब सुनने के बाद रात में जानबूझकर ठंडे पानी से नहाता है ताकि वो बीमार हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ उसे उठाने के लिए आती है तो वो देख लेती है कि उसे तो इतना ज्यादा फीवर है। तो फिर वो कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो, अब सुबह तो नहीं लेकिन हम लोग डिवोर्स फाइल करने के लिए शाम में चलेंगे। तो फिर ये जानबूझकर वापस से ठंडे पानी में नहाकर और बीमार होने का नाटक करता है, पर इस बार शाओ नहीं मानती और कहती है कि ये बस थोड़ी देर की बात है और तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो फिर लू हार मान जाता है और शाओ के साथ डिवोर्स ले लेता है। जैसे ही दोनों डिवोर्स सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं तो लू अपसेट होकर कहने लगता है कि प्लीज क्या तुम कम से कम मेरी फ्रेंड बनकर रह सकती हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लाइफ से पूरी तरीके से गायब हो जाओ। ऐसा बोलकर फिर वो बेहोश हो जाता है। फिर लू की नींद अगली सुबह खुलती है और यहाँ पर उसका फ्रेंड बैठा होता है। लू पूछने लगता है कि शाओ कहाँ पर है। तो फिर उसका फ्रेंड बताता है कि सिस्टर इन लॉ तो यहाँ पर आई नहीं और तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था। और हाँ, तुम तो बड़े कमाल के निकले कि डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के बाद ही बेहोश हो गए। फिर लू तुरंत ही यहाँ से उठने लगता है तो उसका डॉक्टर फ्रेंड कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, पहले अपनी पूरी मेडिसिन तो ले लो। पर फिर भी लू नहीं मानता और तुरंत ही घर पहुंचता है और देखता है कि यहाँ शाओ कैसे अपना लगेज लेकर घर से निकल रही होती है। तभी मेड आंटी यहाँ पर शाओ को रोकने लगती हैं और उसके लिए रो रही होती हैं। तो शाओ कहती है कि आप बिल्कुल मेरे लिए अपसेट मत होइए, वैसे भी 3 साल यहाँ पर रहकर मैं अपसेट ही हुई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर एक पल भी और नहीं रुकने वाली। और फिर शाओ तुरंत ही लू को गुड बाय बोलकर उसके घर से बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम और बड़े भाई उसे पिक करने आए होते हैं। तो मॉम यहाँ उसे कहने लगती हैं कि तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया कि लू की वजह से तुम इतना सफ़र कर रही हो। तो शाओ कहती है कि मॉम मैं आपको फिक्र में नहीं डालना चाहती थी। तो उसकी मॉम उसे हग करके उसकी फिक्र कर रही होती हैं कि उसे पहले बताना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि शाओ के जाने के बाद लू तो बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी यहाँ पर उसकी मॉम मिलने आई होती हैं और बताने लगती हैं कि मैं यहाँ पर शाओ से बात करने आई थी, उससे माफ़ी मांगने, मुझे अब लगता है कि वो अच्छी है। तो लू कहता है कि मॉम अब बहुत देर हो चुकी है, उसका और मेरा डिवोर्स हो गया है। तो ये सुनने के बाद उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती हैं कि कैसे वो तुम्हें डिवोर्स दे सकती है, उसने अपने आप को क्या समझा हुआ है, आखिर उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे बेटे को कम समझा। तो फिर लू कहता है कि मॉम आप यहाँ पर गुस्सा होते रहो, मैं जाता हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं कि रुको, क्या उसके जाने की वजह से तुमने अपनी ये हालत बनाई हुई है,
तुमने सच में मुझे बहुत डिसपॉइंट किया है। लू गुस्से में चिल्लाता है कि मॉम अब बहुत देर हो चुकी है, ये आपको मुझे पहले बोलना चाहिए था, और अब वो मुझे छोड़कर जा चुकी है तो मैं ऐसे ही रहने वाला हूँ। फिर लू की मॉम तुरंत ही शाओ को कॉल लगाती हैं और बाहर रेस्टोरेंट में उसे मिलने पहुंचती हैं। तो शाओ उनसे कह देती है कि अब मेरे और लू के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती हैं कि बोलो। तो फिर शाओ कहती है कि आज जो लू की हालत हुई है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। आपकी वजह से ही वो आज ऐसा बन चुका है। आपका हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया, उसका सारा का सारा ब्लेम आपने अपने बच्चे पे डाल दिया और बचपन से उसे इस तरीके से ट्रीट करती आई और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया। इस वजह से वो ऐसा हो चुका है, इसलिए अब उसे प्यार करना आता ही नहीं है। तो मैं बस आपसे इतनी ही एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि अगर आप सच में उसे अपना बच्चा मानती हैं और प्यार करती हैं तो उसे अपने से इतना दूर मत करो। लू सच में बहुत ही बेचारा है। ऐसा बोलकर फिर शाओ यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में होती है और यहाँ वो ड्रिंक करते हुए उसे कह रही होती है कि अब मेरी न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है। और फिर शाओ तो यहाँ पर बहुत ही ड्रिंक करे जा रही होती है और उसकी फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स को भी बुला लेती है। पर फिर हम देखते हैं कि लू को जैसे ही इस बारे में पता लगता है कि शाओ यहाँ पर है तो वो उसे लेने के लिए पहुंच जाता है, पर यहाँ पर शाओ उसके साथ जाने के लिए बिल्कुल नहीं मानती है। तो फिर उसकी फ्रेंड भी कह देती है कि मिस्टर लू, तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर लू को जाना ही पड़ता है। और फिर नेक्स्ट डे लू अपने असिस्टेंट के साथ कार से कंपनी की तरफ जाते हुए उसे कह देता है कि मेरे लिए भी एक घर खरीदो, वो भी शाओ के बाजू वाला ही घर। फिर ऑफिस के बाद लू शाओ के डॉग को वॉक कराने जाता है और फिर उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डॉग को वॉक कराने गया था। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, इतना कुछ। फिर वो अपना डॉग लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है और लू को पीछे देखकर वो चिल्लाती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो फिर वो बताता है कि मेरा भी घर बाजू में है। शाओ ये देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे नज़दीक ही रहना चाहता हूँ और तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। शाओ उसे समझाती है कि हमारा अभी डिवोर्स हुआ है। तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं ना, मैं तुमसे अभी जवाब नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे नज़दीक रहना चाहता हूँ और अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत रहेगी तो तुम किसी भी वक्त मुझे कॉल करके बुला सकती हो। शाओ कहती है कि रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो अपने घर चली जाती है और दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। तो लू बाहर से फिर उसकी बातें सुनने लगता है। वो हान से कॉल पर बात कर रही होती है और हान उसे क्लास रियूनियन पार्टी के लिए इनवाइट कर रहा होता है, तो शाओ जाने के लिए मान जाती है। बाहर से लू ये सुनने के बाद सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स लोगों से मिलने जा रही है तो मुझे भी जाना चाहिए। फिर क्लास रियूनियन पार्टी में कुछ क्लासमेट शाओ का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ये कहकर कि अब उसका लू के साथ डिवोर्स हो गया है, अब तो वो बहुत ही गरीब हो गई है। उनमें से एक तो यहाँ पर शाओ को शादी का ऑफर भी दे रहा होता है और कह रहा होता है कि वो शादी के बाद उसे महंगी ज्वेलरी, पर्स वगैरह दिलाएगा। शाओ उसे मना करने लगती है तो वो उसे बहुत बातें सुनाने लग जाता है। तो शाओ भी फिर इन लोगों को पलटकर अच्छे से जवाब देती है और यहाँ से तुरंत ही पार्टी छोड़कर चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड हान भी उसकी साइड लेते हुए उसके पीछे पीछे बाहर जाता है और वो यहाँ शाओ से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है। तो वो कहती है कि लेकिन मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ। तो हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे अभी जवाब नहीं मांग रहा हूँ, बस हम लोग फ्रेंड बनकर तो रह सकते हैं ना। शाओ इसके लिए मान जाती है और फिर जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाती है तभी हान के पास लू आकर खड़ा होता है और कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे और शाओ के बीच में क्या चल रहा है। तो हान कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो लू कहता है कि फिर तुम हट जाओ, क्योंकि वो तुम्हें लाइक नहीं करने वाली है, उसने सिर्फ मुझे लाइक किया है और मुझसे ज़्यादा वो किसी को लाइक कर ही नहीं सकती। तो फिर हान कहता है कि फिर तो मैं कहूँगा कि तुम कितने ज़्यादा कोल्ड और हार्टलेस हो, जो तुमने उसकी लाइकिंग का ये सिला दिया है, इसलिए मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। ऐसा बोलकर हान यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू जब अपनी कंपनी में होता है तो उसका फ्रेंड उसे बताने लगता है कि तेरी वाइफ वहाँ ऑक्शन पार्टी में गई हुई है। तो लू कहता है कि तुझे कैसे पता लगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि उसने अपने पोस्ट पर डाली है, लगता है उसने तुझे ब्लॉक कर दिया है, इसलिए तुझे पता ही नहीं चला। लू को गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो भी ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए निकलता है। हम देखते हैं कि शाओ हान के साथ ऑक्शन पार्टी के लिए गई होती है और उसे थैंक्स कह रही होती है कि अगर तुमने मुझे टिकट ना दिए होते तो मैं यहाँ पर आ भी नहीं पाती। तभी फिर यहाँ पर शाओ जब न्यूज़ देख रही होती है तो उसे पता लगता है कि लू फ्लाइट से यहीं पर आ रहा था और उसकी जो फ्लाइट थी वो अचानक से बीच रास्ते में खराब हो गई और फ्लाइट के एक्सीडेंट से कितने लोगों की मौत हो गई है। शाओ ये सुनते ही रोने लग जाती है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है, पर उसे यहाँ लू की कोई खबर नहीं मिल रही होती है तो वो रोए जा रही होती है। पर इतने में वहाँ पर लू पहुँच जाता है और शाओ जल्दी से उसे हग कर लेती है और उसे कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। पीछे से हान ये सब देखते हुए अपसेट हो रहा होता है। उसके बाद शाओ लू के होटल रूम में जाती है
और उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी वो उसे बताने लगता है कि मुझे यहाँ दर्द नहीं हो रहा है बल्कि दिल में हो रहा है। तो फिर शाओ उसे चिल्लाती है कि तुम्हें अगर कोई तकलीफ है तो जाओ हॉस्पिटल में चेकअप करवाओ, और वो गुस्से में अपने वाले रूम में चली जाती है। फिर जब ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है तो सभी लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर शाओ को एक वॉच खरीदना होता है जिसके लिए वो बिडिंग लगाती है, तो लू और हान भी बिडिंग लगाने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए बहुत ज्यादा बिडिंग लगा रहे होते हैं, पर लू बहुत ही ज्यादा अमाउंट लगाकर बिडिंग को जीत जाता है और वो कहता है कि शाओ मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। पर वो गुस्सा होकर चली जाती है कि तुम पूरे पागल हो चुके हो, आखिर इतने महंगे में कोई ये सब खरीदता है। अगले दिन शाओ उसी वास को देख रही होती है, तभी यहाँ लू उसके ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे खरीदा। तभी शाओ जब यहाँ पीछे मुड़कर लू को अच्छे से देखती है तो उसके ऐसे कपड़े देखकर वो शॉक रह जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें ऐसा स्टाइल पसंद है तो मैं ऐसा बनने के लिए रेडी हूँ। और फिर वो उसे अलग अलग डांस भी करके दिखा रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा डांस स्टाइल वाला बॉय पसंद है तो मैं वैसा बन जाऊंगा। शाओ कहती है कि तुम्हें आखिर क्या लग रहा है कि तुम मुझे सच में लाइक करते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं सच में करता हूँ। तो शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें बस अब अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं जो तुम्हें 3 सालों से लाइक करती थी अब मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें बस गिल्ट फील हो रहा है, तुम्हें अब रिग्रेट हो रहा है जिसे तुम लाइकिंग समझ रहे हो। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शाओ फिर भी नहीं मानती और कहती है कि तुम ही सोचो, अगर हम लोग 3 साल पहले वाले टाइम पर जाएंगे तो क्या तुम मुझे लाइक करोगे? लू इसका जवाब नहीं दे पाता। शाओ कहती है कि हमारे बीच की चीज यहीं पर ही खत्म हो रही है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर शाओ अपसेट होकर अपने घर पहुंचती है और अपनी मॉम के पास आकर लेट जाती है। उसकी मॉम पूछती हैं कि क्या हुआ है, क्या तुम सैड हो? तो शाओ पूछने लगती है कि मॉम क्या मेरे डिवोर्स की वजह से आप एम्बैरेस्ड फील कर रही हो? तो उसकी मॉम उसे समझाने लगती हैं कि डिवोर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसकी मॉम उसका मूड ठीक करती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना तुम्हारे लिए बनाकर खिलाती हूँ। फिर जैसे ही उसकी मॉम जा रही होती हैं तभी अचानक उन्हें चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती हैं। जैसे ही शाओ अपनी मॉम को ऐसी हालत में देखती है तो तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां वे लोग ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। शाओ के दोनों भाई उसे समझाने लगते हैं कि फिक्र मत करो, मॉम को कुछ नहीं होगा। पर फिर डॉक्टर बाहर आकर बताने लगता है कि इस हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी नहीं हो सकती है और साथ ही सर्जरी करने के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। हम देखते हैं कि लू को इस बारे में पता लग जाता है, तो वह तुरंत ही अपने फ्रेंड की मदद से उस एक्सपर्ट डॉक्टर को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहता है और ऑफर रखता है कि वो उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसे देगा, बस वो यहाँ आने के लिए मान जाए। फिर हम देखते हैं कि लू की हेल्प की वजह से वो डॉक्टर यहाँ पहुंच जाता है। शाओ की मॉम का ट्रीटमेंट करने के बाद वो बाहर आकर बताता है कि अब उनकी मॉम सेफ है और वो ये भी बता देता है कि वो यहाँ मिस्टर लू के कहने की वजह से आया है। शाओ ये सुनते ही जैसे ही पीछे मुड़ती है वो लू को देखती है जो वहां से जा रहा होता है। वो उसे तुरंत रुकने को बोलती है और उसे थैंक्स कहती है, पर तभी लू सोचता है कि शाओ बिल्कुल सही कह रही है, मुझे अब उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। इसलिए लू यहाँ से शाओ और हान को साथ छोड़कर चला जाता है। लू को जाता हुआ देखकर शाओ वहीं खड़ी रह जाती है। तब हान उससे कहने लगता है कि वो तुम्हें सच में लाइक करता है। फिर शाओ की मॉम को जब होश आ जाता है तो शाओ उनसे मिलने जाती है और तभी उसकी मॉम पहचान जाती है कि तुम जरूर कुछ सोच में हो। शाओ बताती है कि वो लू के बारे में अभी कैसा फील कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसे अब क्या जवाब दे। यहाँ पर मॉम कहने लगती हैं कि वैसे तो उसने तुम्हें 3 सालों तक हर्ट किया है, तो मैं उसे ऐसे तो माफ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या फील करती हो और तुम क्या चाहती हो। दूसरी तरफ लू हान से मिलने जाता है और दोनों आपस में शाओ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हान कहता है कि मैं गिव अप करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शाओ तुम्हारी सबसे ज्यादा केयर करती है और मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, तो बस तुमसे मुझे यही उम्मीद है कि दोबारा शाओ को हर्ट मत करना। अगर तुमने उसे दोबारा रुलाया ना तो मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। और फिर वो यहाँ लू से कहता है कि अब तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो, जाओ अब जल्दी से शाओ के पास। तो फिर लू यहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और तभी वो देखता है कि शाओ जब बिल भरने जा रही होती है तभी एक गुंडा उस पर नजर रखे होता है और उसे चाकू मारने वाला होता है। जल्दी से लू शाओ के सामने आकर उसे बचा लेता है और तभी यहाँ उसे चोट लग जाती है, पर फिर एक्चुअली में हमें पता लगता है कि चोट नहीं लगी है, बस वो चोट लगने का नाटक कर रहा होता है। फिर शाओ उसे चिल्लाने लगती है कि अब ये नाटक करना बंद करो, तो वो उसे हक करके रोकता है और कहता है कि वाइफ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। शाओ कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो गया है तो मुझे वाइफ भी मत बोलो। तो वो कहता है कि बेबी प्लीज हम लोग वापस से शादी कर लेते हैं। शाओ कहती है कि तुम कैसी हरकत कर रहे हो,
तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल शर्म नहीं रही। तो वो कहता है कि हाँ, नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए वाइफ प्लीज मुझसे शादी कर लो और मुझे छोड़कर मत जाओ। शाओ कहती है कि तुम जैसी हरकतें कर रहे हो ना, कोई देखेगा तो वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ कहती है कि ठीक है, एक्टिंग करते रहो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी। तो वो फिर भी नाटक किए जा रहा होता है और उसे मनाए जा रहा होता है और फिर तभी उसके गाल पर किस कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू अपने फ्रेंड के साथ जब कार से जा रहा होता है तो वह उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता है, मेरी वाइफ पूरी रात मेरे साथ थी और अब वो सच में पिघल रही है, और ऐसा बोलकर वो शो ऑफ कर रहा होता है। तभी इतने में जैसे ही वो शाओ को देखता है तो तुरंत ही भागकर जाता है और उसे रोकने लग जाता है। शाओ कहती है कि मुझे ज्यादा परेशान मत करो, नहीं तो मैं सच में तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। तो लू मानकर चुप हो जाता है। शाओ कहती है कि वाह, तुम तो सच में मेरी बात सुन रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं अपनी प्यारी और क्यूट वाइफ की बात जरूर सुनूंगा। तो शाओ अब उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ की फ्रेंड लू को इस बारे में बताती है कि शाओ के घर की वाटर पाइप खराब हो गई है। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है, उसके घर पर जाओ और उसकी हेल्प कर दो। तो फिर लू बड़ा खुश हो जाता है और शाओ के घर पर उसकी वाटर पाइप ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ शाओ कहती है कि तुम्हें कुछ आता भी है। तो वो कहता है कि वाइफ, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, पर फिर वो यहाँ गलती से पाइप को ही फोड़ देता है, उसमें से पानी निकलने लगता है। तो शाओ फिर यहाँ स्लिप होकर गिरने वाली होती है, पर लू जल्दी से उसे बचा लेता है और तभी मौका देखकर उसे किस कर लेता है। पर फिर शाओ जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। तो फिर लू उसके पास टॉवल लेकर पहुंचता है और शाओ उसे देखकर सोचती है कि अब ये मेरा एक्स हस्बैंड है, आखिर मैं कैसे इसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे लू बाहर खड़ा हुआ मिल जाता है और वो उससे कहने लगता है कि अब तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आखिर वो मेरी फर्स्ट किस थी। शाओ कहती है कि ये सारी बकवास बंद करो और सीधे बोलो कि क्या काम था। तो लू बताता है कि ग्रैंडपा तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और उन्होंने हम दोनों को साथ घर बुलाया है। तो फिर ये कहती है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझे प्लीज करना पड़ेगा। तो फिर लू उसके सामने हाथ जोड़कर उसे प्लीज करने लग जाता है। तो शाओ मान जाती है। फिर दोनों साथ में ग्रैंडपा से मिलने पहुंचते हैं और बहुत ही हंसी खुशी साथ में अच्छे से बात कर रहे होते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा भी खुश होते हैं और लू की मॉम भी, और वो भी यहाँ उससे अच्छे से बात कर रही होती हैं। तो लू फिर समझ जाता है और शाओ से कहने लगता है कि तुमने किया है ना, तुम्हारी वजह से ही मॉम मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हैं। तो शाओ उसे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि तुम्हारी मॉम को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। फिर हमें पता चलता है कि शाओ की फ्रेंड और जो लू का फ्रेंड होता है वे दोनों आपस में डेट करने लगते हैं, और लू भी यहाँ धीरे धीरे शाओ को मना ही लेता है और उसके और अपने बीच की सारी चीजें ठीक कर देता है, और फिर फाइनली दोनों एक हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करते हैं। इसके बाद शाओ लू को अपने घर लेकर जाती है और यहाँ पर लू उसकी मॉम और भाइयों के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उसने 3 सालों तक शाओ को जरा सी भी कोई वैल्यू नहीं दी थी और उसे समझा ही नहीं था। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और वो उन लोगों से माफी मांगते हुए एक मौका मांगता है। तब फिर मॉम शाओ से पूछती हैं कि तुम क्या सोचती हो। तो शाओ कहती है कि मैं उसे एक चांस देना चाहती हूँ। फिर शाओ के दोनों भाई भी लू से कह देते हैं कि अगर तुमने हमारी बहन को फिर कभी रुलाया ना तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर फाइनली लू और शाओ की एक ग्रैंड वेडिंग होती है, जिसके बाद वे दोनों अब सिंसियरली अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।